सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था। इतिहास का पहला पाठ चल रहा था क्लास 9 में, तो हमने उसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन किया था और फ्रांस की क्रांति के जो कारण रहे उनके बारे में हमने व्याख्या की थी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम निकले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम। तो हम सब फ्रांस की क्रांति के परिणाम की व्याख्या करते हैं, तो हम इसमें पॉइंट वाइज इनके परिणामों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था कि जो फ्रांस की क्रांति के जो कारण रहे थे उसके पीछे कहीं ना कहीं जो वहाँ का जो राजा था वो उसका दोषी था, क्योंकि वो देवी सिद्धांतों को मानता था। राज्य की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उस पर उसका कोई अंकुश नहीं था। लोग मनमानी ढंग से जो विशेषाधिकार जो प्राप्त लोग थे वो क्या कर रहे थे, कर वसूलते थे, और जो राजा था अपना आमोद प्रमोद में खोया हुआ था, यानी कि एक निरंकुश राज्य चल रहा था। तो इस तरह से जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके जो परिणाम सबसे पहले निकल कर आता है वो है राजा की जो निरंकुशता था उसका अंत हो गया, यानी कि निरंकुश शासन का अंत। अब निरंकुश शासन का अंत हो गया तो इसके बाद क्या हुआ होगा, तो वहां पर गणराज्य की स्थापना होगी, यानी कि प्रजातंत्रात्मक शासन, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। अधिकांश देशों में लोकतंत्र है आज वर्तमान में, ये भी फ्रांस की क्रांति की ही देन है। तो वहां पर निरंकुश शासन का क्या हो गया, अंत हो गया, और उसके स्थान पर प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू हुई। इस तरह से, तो इस तरह से अब दूसरा पॉइंट है इसका। अब दूसरा क्या होता है, तो दूसरे में ये है कि प्रशासन के साथ साथ सामाजिक। अब फ्रांस की जो क्रांति के जो परिणाम में दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि जो फ्रांस का समाज था वहाँ पे प्रशासनिक सुधार के साथ साथ वहाँ पर जो सामाजिक सुधार, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इन तीनों क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ, यानी कि जब इसमें बैंक की स्थापना भी हो गई, बैंक बनने लगे, राजनीतिक सुधार, सबको अधिकार, मत का अधिकार प्राप्त हुआ, सामाजिक सुधार, समाज का भी सारे बदलाव हुए। तो ये सारे जो परिणाम निकल के आते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद ही निकल के आते हैं। इससे भी जो तीसरा नंबर आता है, जो तीसरा जो परिणाम निकल के आता है, जो विशेषाधिकार थे, विशेषाधिकार प्राप्त, विशेषाधिकार प्राप्त तथा कुलीन, जो इनका जो अत्याचार था, इनके जो विशेषाधिकार थे, जो मनमाना कर वसूलते थे कृषक वर्गों से, और जो विशेषाधिकार के पादरी थे वो धार्मिक और टाइट के नाम से जो वसूल करते थे वो भी, उसका भी अंत हो गया, यानी कि अब कुलीन भी कृषक वर्गों से अपना जो कर है वसूल नहीं सकते थे, जो अन्यायपूर्ण कर वसूलते थे। अगली बात करते हैं इसका जो चौथा पॉइंट आता है, फ्रांस के क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई फ्रांस में जो धार्मिक सुधार हुआ, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई लोगों को, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप लोगों को अपने मन का धर्म यानी कि लेने का, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई, यानी कि अब असहिष्णुता का जो भाव था वो खत्म हो गया। लोग जो चाहे जो भी अपना धर्म अपना सकते थे,
जो वहाँ पर प्रोटेस्टेंट तथा अन्य जो धर्म था, कैथोलिक या कोई भी जो धर्म था उसको ले सकते थे, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। इसके साथ पांचवा पॉइंट आता है कि जो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई, वहां पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे विचारों का वहां पे प्रादुर्भाव हुआ। अब लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे, समानता की मांग करने लगे और बंधुत्व के भाव से वो रहने लगे और सबको अवसर की अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, अवसर मिलने लगी, यानी कि अवसर की प्रधानता हुई, सबको काम मिलने लगा और जो व्यवसायिक क्षेत्र में है कोई भी अपना किसी भी प्रकार का जो संवैधानिक व्यवसाय है उसको कर सकता था, स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ये सारे जो विचार हैं इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भी मिले थे। इसके अलावा सार्वजनिक शिक्षा, अब छठा है, जो छठा पॉइंट है सार्वजनिक शिक्षा को बल मिला, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, शिक्षा की व्यवस्था। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में अब सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई और सबके लिए शिक्षक को एक मूलभूत कार्य माना गया और उसे मूलभूत आवश्यकता मानी गई और सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। और इसके अलावा फ्रांस में अगर हम सातवें पॉइंट की बात करें तो वहां पर करों पर सुधार होने लगा, कर प्रणाली में सुधार, प्रणाली पर सुधार। तो आपने देखा होगा कि फ्रांस में क्या था कि जो बुजुर्गा वर्ग था, जो मध्यम वर्ग थे, वही करों को देते थे, वही कर अदा करते थे, लेकिन जो विशेषाधिकार प्राप्त थे और कुलीन थे वो करों से मुक्त थे। लेकिन अब ये नहीं हुआ। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप अब इस कर प्रणाली में सुधार किया गया और उसके अनुसार जो विशेषाधिकार लोग थे या कुलीन थे वो भी अब उनसे भी कर वसूला जाने लगा, जिससे सब में क्या हो गया, एक समानता का भाव आने लगा। इसके अलावा जो आठवां पॉइंट है, जो सामंत जो प्रथा थी उसका भी अंत हो गया, सामंत प्रथा का अंत। क्योंकि क्या करते थे, जो सामंत जो थे, कुलीन थे, जिनके पास सारे खेत खलियान थे, वो क्या करते थे कि सबको अपने काम पर रखते थे और उनसे क्या करते थे, कर वसूलते थे और साथ ही में कम उसमें काम करवाते थे, शोषण करते थे या जो मन चाहा जो कर है वो वसूला करते थे। अगली बात करते हैं, फ्रांस में कर प्रणाली में तो सुधार हुआ है। अब जो सबसे तीसरा जो पॉइंट आता है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो 9वां पॉइंट है उसकी बात करते हैं। ये जो परिवर्तन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे फ्रांस में जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कि जो द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि कानून की जो आत्मा, मॉन्टेस्क्यू की जो रचना थी जिसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण का जो नियम किया था, पृथक्करण का नियम था, उसको लागू कर दिया गया। यानी कि एक कार्यपालिका बनाई गई, न्यायपालिका बनाई गई, जो प्रशासनिक सुधार में व्यवस्थापिका बनाई गई, जिसके कारण जो शक्ति का जो केंद्रीकरण था उसका विकेंद्रीकरण हो गया। अर्थात ये तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे, सबको अपने अपने स्तर की जो शक्तियां प्रदान की गई, जिसके कारण कार्य का केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर हो गया। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। इसके अलावा अगर हम विश्व लेवल में बात करें तो जो फ्रांस की क्रांति थी, यूरोप के में एक जो स्वतंत्रता समानता का भाव तो विकास किया ही, उसके साथ साथ पूरे एशिया में तक इन जो स्वतंत्रता, बंधुता और स्वतंत्रता
यूरोप के साथ साथ एशियाई देशों में भी होने लगा। इसके साथ ही लोकतंत्र की जो नींव पड़ने लगी, ये फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ। इसलिए हम फ्रांस की क्रांति को विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानते हैं, जिसके कारण आज अधिकांश देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को लागू करते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ पर चलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।